सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। साथियों, बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन जो 16 तारीख से आपका शुरू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जितनी प्रिपरेशन किए हैं उसी पर भरोसा करके एग्जाम देने जाएं और नई चीज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि नई चीज आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है और आपको यहां पर केवल और केवल अपना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फाइट करना है। और अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है अपने आप का बेस्ट रिजल्ट आप शो करें। यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा रिजल्ट शो करेंगे और मेरा आशीर्वाद और ऊपर वाली की कृपा दोनों आपके ऊपर बरसेंगी। आप परीक्षा देने जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप जरूर पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इनको देखता हूं तो आप ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। द डेल्टा एच वैल्यू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, या हम ऐसे बोलें कि हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज होती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हीट तभी रिलीज होगी जब रिएक्टेंट की वैल्यू भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर होता है। रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो कैसी भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब होती, सॉरी एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्ब होने का मतलब हुआ कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर हीट में क्या होना चाहिए, डेल्टा एच पी। भाई एब्जॉर्ब हो रही ना, तो रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा हो या कम हो, इस बात पर हमारी चर्चा बनी रहती है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी इसीलिए एब्जॉर्ब होती है कि रिएक्टेंट के एनर्जी कम हो जाए और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाए, यानी ये वैल्यू कम हो जाए और ये वैल्यू ज्यादा हो जाए। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। तो यहां पर आंसर ऑलवेज पॉजिटिव वाला आप टिक करते रहिएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको पढ़िए और करते चलिए, आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत होती चलेगी। गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। और ये आप बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द यूजफुल वर्क, मतलब ये वर्क फंक्शन है। इसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको एक चीज आपको और बताऊंगा कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव जाती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव जाती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। साथियों, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए और इस पर क्वेश्चन भी आने की पूरी उम्मीद हमें है। आपको है नहीं पता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ करके जरूर जाइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का स्लॉट लगाया हुआ है। आपको करना चाहिए क्वेश्चन, विच पेस्टिसाइड इज आउट ऑफ यूज। हमें पता है कि डीडीटी भी आउट ऑफ यूज हो गया और बीएचसी भी आउट ऑफ यूज हो गया है। तो फिर मतलब ये हुआ कि हमें अपना जवाब मोर देन वन ऑफ द अबव लगा देना चाहिए, यानी कि दो ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहे हैं तो मोर देन वन ऑफ द अबव लगाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इसमें से कौन सा है? तो मुझे तो यहाँ पर तीन ही दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो सिंपल सी बात हुई कि मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। ई ऑप्शन यहाँ पर भी सही जा रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो, एक बार उंगली चला करके कमेंट कर लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। लेकिन हाँ, बेनिफिट जरूर आपको होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है। जो लोग केवल दवाओं पे जिंदा रहना चाहते हैं तो वो ये मान लें कि कुछ ही दिनों तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन जब दुआएं काम करती हैं तो शायद दवा से ज्यादा बेहतर इलाज आपका हो जाता है। मोनोबेसिक एसिड इज, मोनोबेसिक एसिड
अगर इस पर आपका कमेंट आएगा तो ये क्वेश्चन भी बिहार स्टेट में आएगा, निश्चित आएगा, 100% आएगा। मोनोबेसिक एसिड, वो एसिड जो केवल एक H रिलीज करता हो, ओनली मोनोबेसिक एसिड है तो ओनली 1 H रिलीज्ड, एक कमेंट आपका लिख जाना चाहिए अब तक। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर हम देखें तो ये 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये आपका कितने H3PO4 ये 3 H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये केवल एक H पॉजिटिव रिलीज करता है। अब अगर दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखो आप, तो यहां पर बताऊंगा आपको कि ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, देखो O, ये पहले वाले का H3PO2 का स्ट्रक्चर है, मतलब एक H ये वाला जिसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं यही रिलीज होगा यहां से। जबकि अगर मैं नेक्स्ट वाला ड्रॉ करता हूं PO, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH, H3PO3 हो गया, यहाँ पर 2 H रिलीज हो जाएंगे ये वाले जो O से जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये डाई बेसिक हो गया। इसके बाद H3PO4 में चले जाओ, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को जानना चाहते हो तो ये भी मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा, सब जगह OH आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये 3 H रिलीज करेगा, मतलब ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया। और H2SO4 तो सिंपल आपको पता ही है। तो आंसर हमारा फिर फटाफट कौन सा हो जाता है, मोनोबेसिक एसिड हमारा ए वाला हो जाता है, जिसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें से कौन से, तो मुझे तो सभी ऑर्गेनोमेटेलिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल एटम डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सभी आंसर मुझे एग्जैक्ट दिख रहे हैं। तो मैं ई ऑप्शन पर जाऊंगा, यानी ऑल ऑफ द अबव को करेक्ट करूंगा। तो अगर आप दोस्तों इन क्वेश्चंस के द्वारा आप 100% अपना बिहार स्टेट निकालेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये नॉर्मल यूट्यूब चैनल पर लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्लास लंबा तो चलेगा, उनका 2-2 घंटे का चलेगा क्लास, लेकिन जिस रेंज के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना वो नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चीजों को समझा है और जाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने यूज किया हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एल्केन बनते हैं। रिएक्शन आपको जानकारी में दे देता हूं कि यहाँ पर बनेगा CH4 बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पर Mg, और इधर आ जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा आपका OCH3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लगेगा, इस पे ऑप्शन आपका CH4 वाला लगेगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है। एक्वाफोर्टिस, एक्वाफोर्टिस क्या होता है? एक्वाफोर्टिस अगर आपको जानकारी है तो एक्वाफोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। अगर मीनिंग भी जानना चाहते हो जानो, एक्वाफोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। अब स्ट्रॉन्ग वाटर कौन सा है? स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं HNO3 को। और HNO3 कहाँ लिखा है? कहीं है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन में HNO3 लिखा हुआ है। तो समझिए क्वेश्चन को, फिर जवाब दीजिए, आपको उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस आपके बढ़ते चले जाएंगे। टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट इज शोन बाय, देखिए ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, लेकिन फॉर्मिक एसिड भी एक ऐसा एसिड है जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर लेता है। तो एसिटल्डिहाइड तो करेगा ही करेगा, फॉर्मिक एसिड भी कर लेता है। तो ऑप्शन आपको मोर देन वन ऑफ द अबव पर लगाना चाहिए। अब फॉर्मिक एसिड क्यों करेगा, ये बात अगर आपको जानकारी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जान लो, ये है फॉर्मिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आपको दिखाई देता है, और इसी एसिड में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चलिए, आइसोप्रीन इज मोनोमर ऑफ, आइसोप्रीन मोनोमर किसकी है? आइसोप्रीन किसकी मोनोमर यूनिट मानी जाती है? तो आइसोप्रीन नेचुरल रबर की मोनोमर मानी जाती है। 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन इसका फार्मूला होता है। अगर आप जानते हैं, ये हो गया आपका 2 पे मिथाइल लग गया, यहाँ पर 2 मिथाइल हो गया, और ब्यूटा यानी कि यहाँ पर CH लगा देता हूँ, 1 2 3 4 ब्यूटा डाइइन, सॉरी ब्यूटा डाइइन बनाना था ना, 1,3 ब्यूटा डाइइन, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका ब्यूटा हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH,
1 2 3 4, ठीक है। 1 सॉरी इधर से नंबरिंग आप करेंगे 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन। तो यहाँ पर आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, आगे सेट कर दूं इसे, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन पूरा कर दूं, तो ये हो गया आपका C, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पर आ गया आपका सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका 2 कॉमा, ये हो गया 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,4 डाइइन, ठीक है ना, 1,3 डाइइन, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन ले लीजिएगा, नेचुरल रबर का होता है, यही फार्मूला है, चेक भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ, लेकिन ना यही फार्मूला आप एग्जैक्ट है, 1,3 ब्यूटाडाइइन यही है, 2 पे मिथाइल लगा होता है, आइसोप्रीन इसकी यूनिट होती है, चेक आप कर लीजिएगा, एग्जैक्टली यही है। उसके बाद आ जाइए, ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में आपने एक्वस लिया, जब भी एक्वस लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से KBr निकलेगा और 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये होगा, ये इस प्रोडक्ट के कारण आप आंसर क्या लगाएंगे, आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर 3 डिग्री का एल्कोहल, यानी 3 डिग्री का एल्कोहल ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे, यही आंसर आपका सही होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको कर लीजिए, बिहार स्टेट में आपको लाभ इनसे जरूर मिलेगा, लाभ मिलेगा, डोज है ये, बूस्टर डोज। SN2 रिएक्शन रिजल्ट्स एज ए फॉर्मेशन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, कन्फ्यूग्रेशन में आपको SN2 रिएक्शन में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, तो यहां पर आपको मोर देन 1 ऑफ द अबव हो जाएगा, मोर देन 1 ऑफ द अबव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, क्योंकि छात्र आपने देखा होगा मॉलिक्यूल ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और जब प्रोडक्ट फाइनल बनता है तो मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है, छाता पलट जाता है, तो रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार में ही आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करिए कि सर बिहार में आया था, नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं। ClF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो यहां पर मैं Cl लिख देता हूं, यहां पर फ्लोरीन लिख देता हूं, ठीक है ना, और यहां पर भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि एक फ्लोरीन मुझे यहां पर थोड़ा सा सीधा लिखूं, ज्यादा सही रहेगा, टिल्ट T से बनाया जाता है स्ट्रक्चर, ऐसे ही बना देता हूं Cl, यहाँ पर F लिख देता हूं, यहाँ पर भी F लिख देता हूं, यहाँ पर भी F लिख देता हूं, ये ऐसे करके ये दो लोन पे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है, और शेप इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप T शेप कही जाती है, और हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 5 है, यानी 2 लोन पेयर है, 3 सिग्मा है, sp3t हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की सीरीज में भी इस क्वेश्चन को मैं नापूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हाई, क्यों हाई होता है, आपको पता है क्यों हाई होता है? ये दोनों लाल जो है पैरानाइट्रोफिनॉल के, इन दोनों की शकल को अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये जुड़ा हुआ है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे करके जुड़ते हैं, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली ज्यादा, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द ऑप्शन, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर काउंट करोगे ना तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। फुल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज कहीं ना कहीं बनता है कि आप एक छोटे से कमेंट के साथ में हमें बताएं कि सर बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए आपके क्वेश्चन हमें सही लगे, अच्छे लगे, लाभदायक है, और अगर आपका मन नहीं तो फिर देखिए वीडियो आराम से। Which one has the highest value of pKa? pKa वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं pKa को देखता हूं तो pKa एसिडिक प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोर एसिडिक लेस pKa, तो यहां पर हाईएस्ट का तो मोर वैल्यू pKa मतलब लेस एसिडिक, तो लेस एसिडिक में ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर एक फिनॉल भी दिया है, फिनॉल तो एसिडिक होता है, लेकिन एल्कोहल को अगर हम काउंट करते हैं तो एल्कोहल की जो ऐसे बोले कि जो एसिडिक करैक्टर होता है सबसे कम होता है, वाटर से भी कम माना जाता है, तो यहाँ पर जो जवाब आएगा
वो आपका डी ऑप्शन जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा यहाँ पर। वैसे आपको लग रहा होगा इनमें से लगाएंगे सर, इनमें से नहीं लगाएंगे, ये तो एसिडिक ही है, ये तो एच रिलीज करेंगे, वो अलग बात है, कम ज्यादा करेंगे तो इन तीनों ऑप्शन को मैं कट कर देता हूं। ये लेस एसिडिक है तो मोर या हाईएस्ट pKa इसी की आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, कार्बोनिल की 0 होती है तो यहां पर निकल में की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। समझ में आ रही बात आपको, नहीं आ रही? चलिए ठीक है। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन एक्वस स्टेट इज ड्यू टू, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन एक्वस स्टेट इज ड्यू टू, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऑप्शन होगा डी टू डी ट्रांजिशन। भाई यहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि जो डी ऑर्बिटल होती है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है अपने आयंस, अपने जो एनर्जी लेवल्स में। जो नीचे एनर्जी लेवल रहता है उसका नाम T2T लेवल होता है और ऊपर आपको पता होना चाहिए EG लेवल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करता है तो इसी को हम लोग डी टू डी ट्रांजिशन का नाम देते हैं। उसी की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल अपने एक्वस स्टेट में जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी होगा, अगर अनपेयर्ड नहीं तो फिर कलर्ड नहीं शो करेंगे। ठीक है। बेसिसिटी ऑफ H3PO3, तो अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही ऊपर की तरफ बताया था कि H3PO3 2 H निकालता है और जबकि H3PO2 केवल 1, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बेसिसिटी आपकी इसकी 2 हो जाएगी। 2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, इन ब्यूना एस, एस का मतलब क्या है, सॉफ्ट है क्या, सल्फर है ना, इसका मतलब स्टायरीन है। तो यहां पर आप टिक कर लीजिए कि ये स्टायरीन, ब्यूना एस में ब्यूना, ब्यूटाडाइन, सोडियम और स्टायरीन, पूरा नाम अगर ओपन करना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है कि सर ओपन कर दीजिए, तो ओपन कर दे रहा हूं। ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। ना का मतलब है सोडियम और एस का मतलब है स्टायरीन। ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन सी विटामिन है, विटामिन ए और बी। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, विटामिन आपका ए दिया है, नहीं है। विटामिन सी भी घुलती है, बी भी घुलती है, तो एक ऑप्शन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, एक ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अप, मोर देन, क्योंकि विटामिन मोर देन वन ऑफ अबव। ठीक है, यानी कि डी और ए नहीं घुलेगी लेकिन सी और बी घुलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ई सही करना पड़ेगा कि विटामिन बी भी घुल जाती है पानी में, वाटर सॉल्युबल है, और सी भी वाटर सॉल्युबल। पीएच वैल्यू अगर पूछी जा रही तो पीएच प्लस पीओएच का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो इसका मतलब हुआ इसका जवाब आपका ये वाला सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपको पूरी दे रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है, बचेगा। यहां पर केसी पूछा है, तो केसी इज इक्वल टू CO2 गैस की कंसंट्रेशन ऊपर रहेगी, बाकी ये CaO सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 हो जाती है, तो फार्मूला मैं निकाले दे रहा हूं CaCO3, यहाँ पर सॉलिड। अब सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 कर दीजिए तो ये भी 1, ये भी 1, केवल CO2 गैस बचा। इसका मतलब है ऑप्शन हमारे पास में केवल यही एक सही है, करेक्ट ऑप्शन यही मिलेगा, बी ऑप्शन। 74th क्वेश्चन पर चले आइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस को ब्रेक कर दीजिए, और जब आयन में ब्रेक करोगे 2Al ट्राई पॉजिटिव और 3SO4 डाई नेगेटिव, 5 आयन बन रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि आई की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, आई की वैल्यू 5 मिलेगी, क्योंकि 5 ही आयन यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। अब यूनिट रेट कांस्टेंट की पूछी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपको मैंने फार्मूला बताया था ना, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर मोल पर लीटर
कि पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये तो 0 हो गया, केवल सेकेंड इनवर्स बचती है, जो हमारा बी ऑप्शन एग्जैक्ट आ रहा है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप वीडियो देख रहे हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो सिलेक्शन आपका पक्का फाइनल है, डन है, आशीर्वाद दे दिया मैंने। जाइए, एंगल इज मैक्सिमम इन, कहां पर एंगल मैक्सिमम होगा ना, तो मैक्सिमम एंगल आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर 120, यहां पर 109.5, यहां पर आपका 180, यहां पर 120, तो मैक्सिमम कहां दिखाई दे रहा है बच्चा, CO2 में। ठीक है, तो 180, भाई शेप लीनियर है ना, देखो यार ये शेप लीनियर, फट से एंगल निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आपको, फटाफट। इसके बाद चले आइए, नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन छक्कीन, बेंजीन में देखिए क्या है यहाँ पर, बेंजीन। अब बहन जी के आप जो हैं इन्हें फटाफट बहन जी को ओपन करो, देखो ये खींचा, ये खींचा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई बना लीजिए, वो आ रहा है तो हाथ मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया, एच बनाया, एच बनाया, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, यूं यूं यूं, देखो 12 इसमें आपको सिग्मा दिख रहे होंगे। अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ लिख भी सकता हूँ सिग्मा सिग्मा, 1 मा 2 मा सिग्मा 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 सिग्मा, पाई पाई पाई, तो 3 पाई और 12 सिग्मा आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर उत्तर निकल करके आता है 12 सिग्मा 3 पाई। समझ में आया आपको? बिल्कुल 100% आया होगा। वुल्फ कृष्ण रिडक्शन इज यूज टू कन्वर्ट, वुल्फ कृष्ण रिडक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वुल्फ कृष्ण रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने की पूरी ताकत रखता है ना। तो आप एल्केन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी ढूंढ लीजिए, यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू एल्केन लगा दीजिए, एग्जैक्ट। आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा, उम्मीद है इस क्वेश्चन पर हमें टिक कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 79, क्वेश्चन नंबर 79, इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मत्था टेक ले आप लोग एक बार। C6H5N2Cl प्लस HCl Cu2Cl2 रिएक्शन का नाम क्या है? देखिए अगर यहाँ पर कॉपर पाउडर HCl होता तो गटरमैन लगाते, लेकिन ना, ये तो सैंडमेयर है, तो हम लोग यहाँ पर फिर सैंडमेयर को ही टिक करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं ये भी सैंड कैसा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 80, धुआंधार क्वेश्चन है, इसको धुआंधार क्वेश्चन बोलते हैं, अपनी भाषा में मैं इसे धुआंधार क्वेश्चन बोलता हूँ। तो चलिए इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगा लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट की कौन सी है? एसाइलेशन, एसिलेथन मत लिख देना, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है। विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोनाइल कंपाउंड टू एल्केन, तो यहाँ पर आपको जिंक मरकरी HCl, ये क्लीमेंसन का रिएजेंट है और ये वुल्फ किश्नर का है, तो इसका मतलब हुआ हमें मोर देन वन ऑफ द अबव लगा देना चाहिए। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। एन एलिमेंट बिलोंग टू द एटॉमिक नंबर 29, तो एटॉमिक नंबर 29 तो कॉपर भैया का होता है, और कॉपर भैया जो हैं वो डी ब्लॉक में बिलोंग कर जाते हैं, तो यहाँ पर मैं डी ब्लॉक लिख देता हूँ। हाईएस्ट आयनेशन पोटेंशियल इज शोन बाई, पूरा लिख देता हूँ इसको, इज शोन बाई, शोन बाई। अब कौन शो करता है आप बताएंगे, जरूर बताएंगे हमें। देखो कैल्शियम भैया तो शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बड़ा शेल है, ये भी नहीं कर पाएंगे। हीलियम को अगर देखो तो छुटके से हैं, ये एक तो नोबल गैस कन्फिगरेशन है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी को भी गेन कर चुके हैं ये। विच वन हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दे, तो सल्फर बड़ा साइज है, सल्फर ही छोड़ेगा। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर छोड़ेगा, नाइट्रोजन में तो फ्लोरीन छोड़ेगा, नाइट्रोजन फ्लोरीन में, तो यहाँ पर मैं सल्फर को टिक कर दूंगा। नाइट्रोजन में हाफ, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से भी कम होगा और सल्फर का सबसे कम हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज कैटायन। अब इनमें सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 10 हैं, यहाँ पर भी 10 हैं, यहाँ पर भी 10 हैं, तो ये एनायन, ये तो साइज बड़ा हो गया। इसमें कोई आयन नहीं तो साइज ये भी छोटा है, पक्का है। लेकिन कैटायन और नॉर्मल एटम को देखो तो जहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा वही साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 11 है प्रोटॉन, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 12 वाले पर टिक कर लीजिए आप, ये साइज में छोटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे छोटा नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ये। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, पहला आयनेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा और सबसे कम, डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम। तो कैल्शियम, ये मुझे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि ये भाई 4s2 हो जाएगा, ये 4s1, फिर ये आपका 5s1 और फिर लास्ट में 6, बिल्कुल एग्जैक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी पर टिक कर देना है ना, समझ जाइए आप फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी तो फिर कल बाहर आई थी, ये फ्लोरीन हो गया, और ये कैसा हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, समझ में आ गया। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, आपको जानना है। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में इनकरेक्ट कौन है भैया, जल्दी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि N3 है तो L2 हो जाएगा, राइट। N2 है L0, राइट। N2 है L3 कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, इसी को मान लेते हैं इनकरेक्ट। ठीक है बच्चा, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। रेड लेड सिंदूर होता है, और मांग भरो, ये यहाँ पर आ जाओ, ये रेड लेड सिंदूर को बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ द रेडियल नोड इन 3D ऑर्बिटल, तो इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 हो जाता है, इज इक्वल टू हीरो हो गया। तो हीरो यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है। इज इट क्लियर? वाटर गैस कौन सी गैस होती है? अगर आपको वाटर गैस की जानकारी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। अब हम लोग आपसे थोड़ा समय लेंगे और क्वेश्चन नंबर 92 100 तक ले जाएंगे आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, और उम्मीद करिएगा कि ये आएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, छोड़ना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। अब भाई ये बताओ कि हाइड्राइड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि H नेगेटिव होता है, तो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। 1s0 ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 1s1। सी ऑप्शन दे रखा है 1s2, डी ऑप्शन दे रखा है 1s1 और 2s1। तो ये तो बीमारी हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जवाब यहाँ पर बिल्कुल ढूंढ करके भाई हाइड्राइड आयन पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्राइड आयन पूछा है। तो हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव, यानी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक तो हाइड्रोजन में एक नेगेटिव लग गया। तो सिंपल सा आंसर हम लोग यहाँ पर सी लगा लेते हैं, सी लगा लेते हैं। तो सी पर टिक कर लीजिए भाई, वापसी ले लो यार, ये हो गया सी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच विल नॉट डिस्प्लेस, डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को क्या बेरियम डिस्प्लेस कर सकता है, तो बोलो अगर आंसर पता है। बी, क्या लेड कर सकता है, आंसर पता है तो बोलिए आप फटाफट। क्या मरकरी कर सकता है, आंसर पता हो तो बोलिए। डी ऑप्शन, अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन कर सकता है, यानी कि चलो नाइट्रोजन तो हटाओ, नाइट्रोजन नॉन मेटल, मेटल की बात करें तो यहाँ पर मैं एसन लिख देता हूँ। आंसर अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर जरूर लिखिएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सरल क्वेश्चन है और आंसर आप फटाक से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन को जो लेस रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जो लेस रिएक्टिव होगा। अब लेस रिएक्टिव में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, सबसे नीचे हाइड्रोजन से नीचे मरकरी भी है, सिल्वर भी है, प्लेटिनम भी है, गोल्ड भी है। तो आंसर आपको दिख गया होगा, मैंने आंसर अभी बोला था। देखें कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर डालते हैं। जो लोग देख के आगे बढ़ जाएंगे समझ लेंगे कि वो लोग नहीं उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। जो लोग लिख करके डालेंगे उन्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिक अरेंज मतलब करेक्ट ऑर्डर देखना है एसिडिक नेचर का, ये क्वेश्चन बहुत आता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, करेक्ट ऑर्डर एसिडिक करेक्टर का कौन सा है जरा बताएंगे आप। एक तो HF इज मोर एसिडिक देन HCl, is more acidic than HBr, is more acidic than HI। आप आंसर बता दीजिए मैं समझ जाऊंगा। HF is less than HCl, is less than HI, is less than HBr। सी ऑप्शन पर आइए, HF is less than HCl, is less than HBr, is less than HI। तो ऑप्शन आपको मैंने लिख दिया, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है, H जल्दी रिलीज हो जाएगा, है ना। अगर हम स्ट्रक्चर को बना करके देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की बॉन्ड लेंथ अगर ये मान रहे हो तो HCl की आपको ये माननी पड़ेगी, HBr की आपको ये माननी पड़ेगी, HI की आपको ये माननी पड़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, H जल्दी रिलीज हो जाएगा। सिंपल से जवाब मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HI सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95 पर आ जाइए। 95th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे पीजीटीज में देखा गया इसको। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इज, इसमें से माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है आपको Na2HPO4 डॉट 2H2O, एक तो ये ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है NaNH4 होता है, चलो पहले NH4 ही लिख देता हूँ। NH4 का होल ट्वाइस HPO4 डॉट 2H2O, एक ऑप्शन आपका ये दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जो मैं भी बोल रहा था NaNH4 HPO4, अभी जो मैंने बोला था डॉट 4H2O, और डी ऑप्शन आपके सामने है नन। तो इसमें से कौन सा आंसर आप सही बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऑप्शन मैंने मुझे मुंह से निकला था वही ऑप्शन सही है, NaNH4HPO4.4H2। यही माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहलाता है। ये यूपी पीजीटीज में भी खूब आया है क्वेश्चन भाई, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 पर चले आइए। 96 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोलिम किसे कहते हैं, नाइट्रोलिम, NITRO, नाइट्रो LIM, नाइट्रोलिम किसे कहते हैं। कुछ किताबों नाइट्रोलिन भी लिखा हुआ है, तो नाइट्रोलिम किसे कहते हैं। तो नाइट्रोलिम इज, ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए CaCN2 और ऑक्सीजन के मिक्सचर को कहते हैं, या फिर बी ऑप्शन दे रहा हूं कैल्शियम कार्बाइड और ग्रेफाइट के मिक्सचर को कहते हैं। बताओ जल्दी से आंसर।
और उसके बाद सी ऑप्शन बताइए, सी ऑप्शन CaCN2 प्लस ग्रेफाइट को बोलते हैं, ग्रेफाइट। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने जबरदस्त है बिल्कुल, CaCN2 और नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोलिन किसे कहा जाता है? अगर आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो हमें भी खुशी होगी कि नाइट्रोलिन है क्या चीज। हम भी जानेंगे कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का परिणाम भी आपको मिला है, ठीक है ना। तो नाइट्रोलिन जो होता है वो कैसे रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रिएक्शन भी आप मुझे लिख करके दिखाइएगा, मैं समझूंगा कि वाकई में आपने एक परफेक्ट जवाब दिया है, ठीक है ना। अगर आप रिएक्शन लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो जवाब आपको दे ही रहा हूं कि अगर कार्बन के मिक्सचर को कैल्शियम साइनाइड के साथ में जोड़ा जाए, यानी CaCN2 के मिक्सचर को कार्बन के साथ जोड़ा जाए तो उसी को नाइट्रोलिन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी लगे, सी। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लीजिए। आप लोग भी इसकी रिएक्शन लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि ये नाइट्रोलिन कैसे बनता है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोलिन। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन क्वेश्चन से जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 97 क्वेश्चन है और हेक्साडेंटेट लिगेंड पूछा है। हेक्साडेंटेट इनमें से कौन सा? हेक्साडेंटेट लिगेंड इज, हेक्साडेंटेट लिगेंड इज, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने EN, EN दिया है, इथाइलिन डाइमीन जिसे बोलते हैं, पूरा लिख देता हूं, इथाइलिन डाइमीन दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं पायराडीन यानी PY लिख दिया। तीसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं EDTA, EDTA, तो ये ऑप्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप लिख रहे हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं CN। तो अब आप बताइए, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसी को आप हेक्साडेंटेट के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और मैं उम्मीद करूं कि आप जवाब देंगे, वैसे तो मैंने अभी एक ही क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहम्बिक सल्फर इज, ये क्वेश्चन आ सकता है, RHOMBIC, रोहम्बिक सल्फर, रोहम्बिक सल्फर इज, इसमें रोहम्बिक सल्फर कौन सी है? तो ए ऑप्शन में S4 दिया है, बी ऑप्शन में S6 दिया है, सी ऑप्शन में आपका S2 दिया है और डी ऑप्शन में आपका S8। तो अगर आप हमें इसका जवाब देंगे कि सर इसमें रोहम्बिक सल्फर जो है वो S4 है या S6 है, इसका जवाब अगर आप दे देंगे ना तो मुझे भी लगेगा कि यार मैंने वाकई में सही लोगों को, सही बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने बच्चे तो अब आप नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपने पीजीटी एस्पायरेंट्स की मैं उम्मीद करूं तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि यार मैं पीजीटी एस्पायरेंट्स से उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि सर रोहम्बिक सल्फर इज, नीचे आप ऑप्शन लिख दीजिएगा, हमें भी संतुष्टि होगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने में मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन तो पूछ लूं, ठीक है। एक जवाब ये भी आपसे उम्मीद करूंगा कि 3 क्वेश्चन का जवाब उम्मीद करूंगा, K2CS3 इज कॉल्ड। अब इसका नाम भी अगर आपने बता दिया तो आप पीजीटी के कैंडिडेट कहलाएंगे, 100% कहलाएंगे। वरना तो आप सोचेंगे छोड़ दो, अब छोड़ दिया यही आ गया बिहार स्टेट में, तो सोचोगे यार क्या होगा जवाब। इसका नाम पहला ऑप्शन दे रखा है सल्फो साइनाइड, पहला ऑप्शन सल्फो साइनाइड। बी पे चले आइए, थायोकार्बाइड, थायोकार्बाइड। सी ऑप्शन पर चले आइए, थायोकार्बोनेट, तो थायोकार्बोनेट।
और डी ऑप्शन पर चले आइए, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि 100% आप हमें इसका जवाब जरूर देंगे और ये जवाब हम आपका समझेंगे कि आखिरकार क्या आप बोल रहे हैं। K2CS3, K2CS3, ठीक है ना। हिंट आपको बार बार मिल रहा है, K2CS3, ठीक है। जवाब आप दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज लीस्ट बेसिक ट्राइहैलाइड, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। इनमें से नाइट्रोजन का सबसे कम बेसिक ट्राइहैलाइड कौन सा है? पहला ऑप्शन NF3 दिया है, दूसरा ऑप्शन NBr3 दिया है, तीसरा ऑप्शन NCl3 दिया है और चौथा ऑप्शन Ni3 दिया है। तो साथियों, ये 100 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराए। आपको मैंने मास्टर स्ट्रोक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग क्वेश्चंस दिए, मास्टर स्ट्रोक में मैंने आपको फिजिकल के अलग दिए, मास्टर स्ट्रोक में मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन अलग दिए। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। तो आप जाकर के इनबॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आपसे उम्मीद करूंगा कि चैनल को सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ इतनी मेहनत की गई तो इसलिए की गई है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इजी वे में बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 100 और एक क्वेश्चन मैंने ऊपर शायद और पूछा है आपसे, उस क्वेश्चन का भी जवाब आप हमारे ये वाला क्वेश्चन नंबर 98 तो 98, 99 और 100 इनके जवाब अगर कमेंट बॉक्स में डालोगे तो जाओ, पूरी तरीके से ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हारे ऊपर रहेगा और आप 100% सिलेक्शन की कैटेगरी में आएंगे। वी विल क्वालिफाई बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन, बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन 2024 और आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें और बीपीएससी का एग्जाम भी उम्मीद है कि जल्द होगा और आपका सिलेक्शन भी फाइनल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बिहार एस्टेट 2024। थैंक यू।